ऑडियो क्रमांक 4। पुस्तक का नाम सभ्यता, सज्जनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। लोकरंजन को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में नियोजित किया जाए। जर्मनी ने शासन सत्ता की बागडोर संभालते ही हिटलर ने शिक्षा शास्त्रियों, राजनेताओं, विचारकों तथा मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाया। लक्ष्य था देश को एक निश्चित तरह की विचारधारा में रंगने के लिए कौन सा माध्यम सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकता है, इस विषय में परामर्श लेना। घंटों विचार विमर्श होता रहा। अंततः सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम समय में जनमानस में एक विशेष प्रकार की विचारधारा भरने के लिए सबसे सशक्त और सफल मनोवैज्ञानिक माध्यम वह हो सकता है जो दृश्य घटनाक्रमों पर आधारित हो। तब तक विश्व रंगमंच पर सिनेमा लोकरंजन के लिए एक लोकप्रिय तंत्र के रूप में आ चुका था और दिन प्रतिदिन उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। हिटलर को ऐसे लगा जैसे जिस बात के लिए वह चिंतित था उसका समाधान मिल गया हो। उसने सिनेमा के राष्ट्रीयकरण के लिए तुरंत आदेश दे दिया। देश के निर्माण की उसकी जैसी परिकल्पना थी, क्रियान्वयन के लिए उसने सिनेमा तंत्र का भरपूर उपयोग किया। दृश्य, श्रव्य सभी माध्यमों से पूरे जर्मनी में नाजीवाद की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए सर्वत्र प्रयास चल पड़े। जिस कार्य में उसे कई दशक लग सकते थे वह कुछ वर्षों में पूरा हो गया। ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण बनकर तैयार हुआ कि जर्मनी का बच्चा बच्चा नाजीवाद के रंग में रंग गया। हिटलर ने जैसा चाहा कुछ ही समय में देश को वैसा बनाने में सफल हो गया। विश्व में पहली बार यह अनुभव किया गया कि लोकरंजन के सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला यही साधन इतना समर्थ और नवनिर्माण की भूमिका संपन्न कर सकने में सफल हो गया। तब से लेकर अब तक विभिन्न देशों ने दृश्य माध्यमों एवं सिनेमा तंत्र का उपयोग समय समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया है। कम्युनिस्ट देश ब्रेन वॉशिंग हेतु कम्युनिज्म के विचारों में राष्ट्र को रंगने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास इस तंत्र के माध्यम से करते हैं और पूंजीवादी देश पूंजीवाद की सार्थकता सिद्ध करने के लिए तदनुरूप वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हैं। अनेकों देशों में शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए टेलीविजन, सिनेमा आदि का प्रयोग होने लगा है। रूस ने तो अपने देश में से अशिक्षा का निवारण ही इसी के द्वारा किया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सिनेमा मात्र लोकरंजन का साधन बन कर रहा है। लोकरंजन भी ऐसा जिससे कोई प्रेरणा नहीं, दिशा नहीं मिल पाती है। उल्टे सिनेमा से दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा अधिक मिलता है। इस सत्य से कोई भी विचारशील इनकार नहीं कर सकता कि देश के किशोर युवा पीढ़ी को दिग्भ्रांत करने में सिनेमा ने अहम भूमिका निभाई है। मूर्धन्य विभूतियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। विद्वानों, कलाकारों की एक फौज सिनेमा निर्माण के कार्यों में संलग्न है। चाहती तो देश के नवनिर्माण में भी भारी सहयोग दे सकती थी, पर संकीर्ण स्वार्थों में लिप्त होने के कारण भारत देश को उस योगदान से वंचित रहना पड़ रहा है। अनुमानतः पूरे देश में 10,000 सिनेमाघर हैं तथा प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ व्यक्ति सिनेमा देखते हैं। भारत में सिनेमा की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व का एक गरीब राष्ट्र होते हुए सर्वाधिक फिल्में यहाँ बनती हैं। कभी यह श्रेय जापान और अमेरिका को प्राप्त था, पर वे भी इस दिशा में भारत से पीछे रह गए हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति अपने देश की तुलना में कई गुना अच्छी है। उनके समक्ष रोटी जैसी उदर पोषण के अनिवार्य साधनों की कमी नहीं है। अपने यहाँ 50% व्यक्तियों को एक समय ही भोजन उपलब्ध हो पाता है। अमेरिका के प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय $7,890 है तथा जापान में $5,000 है। इसकी तुलना में भारत के प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय मात्र $1,200 मतलब लगभग $130 है, जिससे पेट भरना भी मुश्किल पड़ता है। ऐसी स्थिति में विरोधाभास यह है कि अपना देश फिल्मों के निर्माण में सबसे आगे है। अपने यहाँ 19 प्रमुख भाषाओं में फिल्में बनती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, नेपाली, उड़िया, सिंधी, तमिल, मलयालम, कोंकणी, डोंगरी, मणिपुरी, तेलुगु, असमिया तथा कन्नड़। 60,000 व्यक्ति सिनेमा उद्योग में लगे हैं। 1950 के बाद फिल्म निर्माण की दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सन 1950 से लेकर 1979 के विभिन्न वर्षों में बनने वाली फिल्मों की संख्या इस प्रकार थी: 1951 में
219, 1956 में 295, 1961 में 303, 1966 में 316, 1971 में 433, 1976 में 507, 1977 में 557, 1978 में 619 और 1979 में 714 अर्थात प्रतिदिन 2। भारत के उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म निर्माण की दिशा में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। ये फिल्में 19 भाषाओं में विनिर्मित तथा पूरे देश में प्रदर्शित होती हैं। अधिक परिणाम में फिल्में बनना सार्थक तब सिद्ध होता है जब नवसृजन की प्रेरणाएं उभारती, देश के समक्ष प्रस्तुत अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहयोग देती। पर इस दृष्टि से देखने पर निराशा ही हाथ लगती है। मूर्धन्य विशेषज्ञों का मत है कि इतनी दिशा विहीन, निरुद्देश्य फिल्में किसी भी देश में नहीं बनती जितनी कि भारत में। ऐसा अनुमान है कि भारत में बने बाल चित्रों में से 95% ऐसे होते हैं जिनसे दर्शकों को कोई सृजनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती। इनमें से अधिकांश मानविक उत्साहों को भड़काते, दुष्प्रवृत्तियों को उभारते हैं। दर्शकों में से बहुतायत ऐसों की है जिनमें मौलिक चिंतन का अभाव होता है। इनमें भी अपरिपक्व मस्तिष्क वाले किशोरों तथा युवा पीढ़ी की संख्या अधिक होती है, जिनमें जोश तो है पर होश नहीं। अपना भला बुरा सोचने तथा उपयोगी विचारों के बीच चुनाव की क्षमता न होने से अंतः भटकाव ही हाथ लगता है। मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां निम्नगामी होती हैं। अभिष्ट प्रेरणा पाकर उन्हें पतन की ओर बढ़ने में सहयोग मिलता है। युवा मस्तिष्क अधिक संवेदनशील होता है। जैसी उसे प्रेरणा मिलती है उसी ओर वह चल पड़ता है और वैसी ही गतिविधियां अपनाने लगता है। युवा वर्ग में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नैतिकता का बुरी तरह अवमूल्यन हुआ है। कहना न होगा कि सिनेमा तंत्र ही इस अवमूल्यन के लिए सबसे अधिक दोषी है। नैतिक और चारित्रिक पतन का यह एक पक्ष हुआ जिसके लिए सिनेमा सर्वाधिक जिम्मेदार है। हानि के अन्य पक्षों पर तो कम व्यक्तियों का ही ध्यान जा पाता है। मनुष्यों ने समय को सर्वोपरि संपदा माना है। प्रतिदिन देश की 1 करोड़ जनशक्ति सिनेमा देखती है। लगभग 3 घंटे फिल्म देखने के लिए लगते हैं। घर से जाने में भी 1 घंटे से कम समय नहीं लगता है। इस तरह एक फिल्म देखने में कुल 4 घंटे का समय आसानी से खर्च हो जाता है, अर्थात 8 घंटे श्रम दिन के हिसाब से आधा दिन। एक बार सिनेमा जाने में एक व्यक्ति अपना आधा दिन का श्रम बेकार गंवाता है। 1 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 4 घंटे प्रतिदिन श्रम के घंटे, अर्थात 50 लाख श्रम दिनों की बर्बादी होती है। सिनेमा देखने वालों में हर स्तर के व्यक्ति होते हैं, अच्छे पदों पर काम करने वाले भी तथा छोटे बड़े कर्मचारी, मजदूर और विद्यार्थी भी। योग्यता के अनुरूप किसी के समय की कीमत अधिक हो सकती है और किसी की कम भी। औसतन एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20 रुपये भी माना जाए तो प्रतिदिन सिनेमा देखने में गंवाए गए 50 लाख श्रम दिनों की कीमत 10 करोड़ रुपए होती है। न्यूनतम सिनेमा देखने का खर्च प्रति व्यक्ति 3 रुपये भी मान लिया जाए तो 1 करोड़ व्यक्तियों का प्रतिदिन 3 करोड़ रुपयों का और भी जुड़ जाता है, अर्थात प्रतिदिन नगद पैसों तथा समय की क्षति जोड़ने पर 13 करोड़ रुपए होते हैं। इस तरह 1 करोड़ व्यक्तियों के सिनेमा देखने से लगभग 13 करोड़ रुपए प्रतिदिन व्यर्थ हो जाते हैं। एक माह में यह खर्च 3 अरब 90 करोड़ तथा एक वर्ष में लगभग 46 अरब 80 करोड़ रुपए आता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सिनेमा उद्योग ने वर्ष 1975 में 2 अरब 25 करोड़ की आमदनी हुई। प्रचलित मान्यता के अनुसार आमदनी का नकद पैसे के रूप में लाभ कहते हैं, पर अर्थशास्त्रियों का मत है कि पैसे और समय की बचत कर लेना भी लाभ के अंतर्गत आता है। सिनेमा तंत्र से जितनी आमदनी होती है उसकी तुलना में समाज की हुई बर्बादी का औसत कई गुना अधिक है। उस बर्बादी को रोक लिया जाए तो आमदनी का नया स्रोत धन की बचत और समय का सदुपयोग द्वारा निकल सकता है। सिनेमा इस युग में एक नए जादू की तरह आया है। उसने कोमल भावना वाले उदीयमान नवयुवकों को अपने सम्मोहन पाश में कसकर जकड़ा है। यह रास्ता मनोरंजन जनसाधारण को अच्छा लगता है
और एक प्रकार से सर्वत्र उसका स्वागत हुआ है। संगीत सम्मेलन, कवि सम्मेलन, अभिनय, नृत्य, नाटक आदि के क्षेत्र सिकुड़ते सिकुड़ते मरणासन्न होते चले जा रहे हैं। सबकी आत्मा धीरे धीरे सिनेमा में समाती चली जा रही है। विज्ञान का यह जादू जनमानस पर सीधा प्रभाव डाल रहा है और उसकी गहरी छाप पड़ रही है। कला की चर्चा करनी हो तो अब सिनेमा को प्रमुख स्थान देना पड़ेगा। नई पीढ़ी की मनोभूमि कोमल तो होती है, जिस प्रकार उसे ढाले जाने का प्रयास किया जाता है उसी ढांचे में ढलती चली जाती है। सिनेमा आज यही कर रहा है। नेता की अपेक्षा अभिनेता बनने का आकर्षण नई पीढ़ी में प्रबल होता जा रहा है। स्पष्ट है कि सिनेमा यदि आदर्शवादी विचारणाओं और भावनाओं को ही चित्रित कर रहा होता तो स्वस्थ मनोरंजन के साथ लोकमंगल की आशाजनक संभावनाएं प्रस्तुत कर सकता था। पर मरे के मारे शाह मदार वाला दुर्भाग्य यहाँ भी आ विराजा। 1000 वर्षों की पराधीन, पिछड़ी और पथभ्रष्ट कौम को स्वस्थ मार्गदर्शन देने की अपेक्षा सिनेमा उल्टी दिशा में ही घसीटने लग पड़ा। अपने फिल्मों में जो कथानक, अभिनय, गायन, नृत्य होते हैं उनमें प्रेरक प्रसंग तो यदाकदा ही दिखाई देंगे। अधिकतर कामुकता, अश्लीलता, उग्रता, उच्छृंखलता एवं पशु प्रवृत्ति को भड़काने वाले प्रसंग ही मिलेंगे। इन्हें रुचिपूर्वक देखने वाली जनता किधर चल रही है इसे सहज ही परखा जा सकता है। सर्वसाधारण में, विशेषतया नवयुवक नवयुवतियों में जो चर्चा न करने योग्य दुष्प्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह पनप रही हैं और जिनकी प्रतिक्रिया अगले दिनों प्रचुर मात्रा में घटित होने वाली है, अवांछनीय घटनाओं के रूप में सामने आ रही हैं, उसे हमारा एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। रेडियो दिन भर सिनेमा के गीत गाता है, हम सब उन्हीं को गुनगुनाते हैं, लाउडस्पीकरों से यह सुनाई पड़ता है। सिनेमा संगीत ही वस्तुतः आज का युग गायन बन गया है। अतः सिनेमा माध्यम की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसने लोकरंजन के प्रधान माध्यम की स्थिति प्राप्त कर ली है। वह अति सशक्त मास मीडिया बन गया है। गरीब, अमीर, देहाती, शहरी, पढ़े, बिना पढ़े सभी उस मनोरंजन का लाभ लेना चाहते हैं। क्या उस माध्यम द्वारा लोक रुचि का परिष्कार हो रहा है? नहीं, वह कामुकता और श्रृंगार की दुष्प्रवृत्तियों को दीप्त कर मनुष्य की पशु प्रवृत्तियों को भड़का रहा है। मध्ययुगीन सामंतवाद इसके लिए बदनाम रहा है, पर उन दिनों वह विकृति खुले रूप में अमीर उमरावों, सत्ताधारियों के बीच ही प्रचलित और प्रतिष्ठित थी। अब वह इस प्रकार सीमित नहीं, सिनेमा उसे विशाल पैमाने पर फैला रहा है।